नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जहां हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं सोमवार से शुक्रवार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हेड एंड नेक कैंसर, यानी कि एक ऐसा कैंसर जो रोज़ाना हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे शरीर के जो रोज़ाना के जो कामकाज हैं उसको भी प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, हमारे गले में दर्द, हमारे सुनने की या फिर सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और इसी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि कभी कभी गंभीर समस्या बन जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हेड एंड नेक कैंसर में कौन कौन से कैंसर शामिल हैं, क्या कुछ उसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जाए। हमारे साथ डॉक्टर हैं, आपको बता दें डॉक्टर रोहित हैं, जो कि हेड एंड नेक कैंसर विशेषज्ञ हैं और साथ ही एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित कुमार आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया कि लाइव प्रोग्राम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस विषय से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल है हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। और हमारा नंबर आपको बता दें 0141270499, 0141270498 ये हमारा नंबर है। और अगर किसी कारणवश आप ये नंबर नोट करना भूल गए हैं तो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर ये नंबर स्क्रॉल होता रहेगा, तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हेड एंड नेक कैंसर पर हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर हम सामान्यतः सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे बड़े बड़े कैंसर के बारे में सुनते हैं और हेड एंड नेक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में जानकारी का अभाव लोगों में होता है। सबसे पहले ये बताइए कि हेड एंड नेक कैंसर में कौन कौन से कैंसर शामिल होते हैं और ये होता क्या है? हेड एंड नेक कैंसर में जो ये अपना अपर पार्ट है, बॉडी का चेस्ट से जो अपर पार्ट है, उसमें एक आप जो ब्रेन का पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो कैंसर हैं जैसे ओरल कैविटी का कैंसर हुआ, ओरोफेरिंक्स हुआ, नेजोफेरिंक्स हुआ, श्वास नली का कैंसर हुआ, ये सब हेड एंड नेक कैंसर के पार्ट जी। तो जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन से कैंसर इसके अंदर हमारे आते हैं, यानी मुंह का कैंसर भी इसमें आता है, ओरल कैंसर जैसे कि आपने बताया, लेकिन ओरल कैंसर के अलावा और कौन कौन से जो अंग हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? ये देखिए, ओरल कैंसर, ये तो जैसे ओरल कैंसर की बात की जाए तो ओरल कैंसर में आपका जो आपको जैसे आपकी जीभ हुई जी, या आपके लिप्स हुए, ये हुए, और बाकी जो इसके अंदर का पार्ट है, जो भी अपन खाना वगैरह खाते हैं तो उस टाइम जो अंदर जो खाना वगैरह जाता है, तो जहाँ जहाँ होके वो खाना जाता है तो उसका जो पार्ट है वो सारा का सारा इसमें शामिल होता है जी। ओरल कैंसर के बारे में आपने बताया और हेड एंड नेक कैंसर में जो कैंसर आपने बताए हैं उसके बारे में हम एक एक करके जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या हैं और कैसे समझ में आता है कि हमें मुंह का कैंसर हो गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जो दिखाई देता है कि किसी भी तरीके का कोई घाव हो जाए, जैसे छाला हो गया, और जो छाला है जनरली कोई भी छाला होता है वो सामान्यतः 6 से 7 दिन में लगभग ठीक हो जाता है जी। अगर कोई छाला 15 दिन से 2 सप्ताह से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है, आपने उसका इलाज भी करवाया है, जो भी आपके पास में जो केंद्र है वहाँ पे, उसके बाद में भी नहीं हो रहा है, तो और आपके जो बाकी कारण हैं अगर वो हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके उस तरीके की कैंसर की संभावना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कैंसर होगा ही होगा, पर एक संभावना बढ़ जाती है। तो समय रहते चेकअप करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर जरा से भी लक्षण जैसे कि आपने बताए हैं अगर वो नजर आते हैं हमें। अगर ओरल कैंसर की बात करते हैं तो गले का कैंसर इसी से संबंधित होता है। गले का कैंसर के क्या कुछ लक्षण समझ में आते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, रोजाना के जीवन में हम ये देखते हैं कि गले में खराश होती है या हमें खाना निगलने में, पानी पीने में भी परेशानी हमें देखने को मिलती है, तो क्या उसे कैंसर समझे हम? नहीं, कैंसर की संभावना हो सकती है। अगर आपको खाना खाने में दिक्कत आ रही है, खाना खाते टाइम पे आपको दर्द हो रहा है, या फिर आपने जैसे ही खाना खाया तो आपको सटकने में दिक्कत आ रही है, या फिर यूँ है कि आपकी अगर आवाज़ चेंज हो रही है, तो जैसे श्वास नली का जो कैंसर होता है उसमें आपकी आवाज़ चेंज होती है। अच्छा। तो अगर वो समय रहते अगर आपको मालूम चल जाए, उस पर ध्यान दिया जाए तो ये है कि अगर अर्ली स्टेज में आपको डायग्नोस किया जाए तो संभावना है कि उसका निवारण हो सकता है, बचाव हो सकता है। हमारे साथ एक फोन लाइन पर कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल कीजिए? हमारा नाम मैम चंचल सिंह है, मौरिया जनपद से बोल रहे हैं जी। क्या सवाल है सर आपका? हमारा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, हमारे भाई साहब कम से कम 20-25 साल से गुटखा खाते थे, तो उनके मुंह में छाले हो गए, दाने ऐसे बढ़ गए, तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा अभी फर्स्ट स्टेज का है, तो मेडिसिन से देख रहे हैं 3 महीने के लिए। क्या उसका, आप डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है, क्या उसका ऑपरेट कराना पड़ेगा, क्या मेडिसिन से ही सही हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब। ठीक है, देखिए, अगर जैसे ये बता रहे हैं कि उनके 2 से 3 महीने हो चुके हैं कि छाले वगैरह सही नहीं होते हैं, तो इस जो कंडीशन होती है कि इस तरीके की कोई भी समस्या होती है तो उसमें अपन एक बायोप्सी कहते हैं, जिसमें कि आप जहाँ भी आपका जो घाव है वहाँ से टुकड़ा लिया जाता है और फिर उस टुकड़े को आप उसमें भेजा जाता है, लैब में भेजा जाता है। वहाँ से जो रिपोर्ट आती है
उसके बेसिस पे आगे का जो भी है कि अगर उसमें कैंसर निकलता है तो उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, जो उपचार किया जाता है, या फिर कोई और परेशानी निकलती है तो वो। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई उनका की सर्जरी कराई जाइए, वो डिपेंड करता है सारा का सारा कि उनकी स्टेज कौन सी है, कि वो वहीं तक सीमित है या फिर यूँ है कि उससे ज़्यादा वो कहीं फैल चुका है, कि बाकी अंगों में भी फैल चुका है। तो पूरा जो उपचार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो भी उपचार उनको बताया, और मैं आशा करती हूँ कि आप ये इसको समझेंगे और सावधानी बरतेंगे। डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल भी है, जैसा कि उन्होंने पूछा था कि जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उनको मुँह का कैंसर होता है, तो क्या ये चांसेस होते हैं कि जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं उनको ये कैंसर नहीं हो सकता है? क्या कुछ इसमें संभावना है? बिल्कुल है। जैसे जो इनको बोलते हैं कि भाई रिस्क फैक्टर बोला जाता है, जितने भी हो गए, अगर धूम्रपान हुआ, उसके अलावा तंबाकू हुआ, उसके अलावा मदरापान हुआ, ये सारे के सारे अगर कोई भी ये कर रहा है तो चांसेस कहीं ज़्यादा हैं कि उनके इस तरीके के कैंसर पर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये सब नहीं कर रहा है, धूम्रपान नहीं कर रहा है, तो कि उसमें संभावना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, संभावना उन लोगों के कंपैरिजन में बढ़ जाती है और कम हो जाती है उसमें। ठीक है। एक आपने ये भी बात करी है हेड जो कैंसर आपने बताया है कि सिर का कैंसर, गले कैंसर, क्योंकि हम इसी पे बात कर रहे हैं आपसे। सिर का कैंसर क्या इसमें इंक्लूड होता है, क्या कुछ होता है? देखिए, सिर का कैंसर जैसे मैंने कहा कि जो चेस्ट का जो ऊपर का हिस्सा है वो सारा का सारा हेड एंड नेक में आता है, लेकिन उसमें जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का जो पार्ट होता है वो अलग से होता है, इसमें शामिल नहीं होता है। अच्छा, ठीक तो है ना, ब्रेन उसका कैंसर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब कभी हम इस तरीके का हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं तो उनका जो इलाज का तरीका होता है, जो जिस तरीके का इलाज किया जाता है वो एक जैसा होता है। जो दवाइयाँ होती हैं और भी जो इलाज है उसका, और बाकी जो ब्रेन का है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको अलग तरीके से कंसिडर किया तो इसको एक साथ नहीं मिला सकते हम ब्रेस्ट कैंसर। उसका डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है और इसका अलग तरीके से होता है। डॉक्टर साहब, हमने जो लक्षणों पे बात करी है, तो ज़रूरी है कि कारणों पर भी हम बात करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कारणों से ये जो सिर और गर्दन का जो कैंसर है और इसी में संबंधित मुंह का कैंसर जो है किस तरीके से होता है, क्या रिस्क फैक्टर क्या कुछ होते हैं, किन कारणों से ये बढ़ता है? देखिए, जो मुख्य कारण है एक तो तंबाकू, वो चाहे किसी भी रूप में हो, जैसे गुटखा हो, चैनी खैनी हो, उसके अलावा धूम्रपान हुआ, उसके अलावा एल्कोहल मदरापान हुआ, आपका शराब का जो सेवन हुआ, ये इनका बहुत ज़्यादा ये मुख्य कारण है। उसके अलावा कुछ और भी कारण है, थोड़ा बहुत यूँ है कि जेनेटिक रोल भी हो सकता है। बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि जैसे इसमें एक पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो नेजोफेरिंग्स होता है, कि जो नाक के पीछे का हिस्सा होता है। अच्छा। तो उसमें जो प्रोसेस्ड मीट वगैरह खाते हैं, जो मीट प्रोसेस्ड होती हैं, तो उनमें संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डाइट का भी असर होता है इसमें, और जो खान पान और जो तंबाकू सेवन कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इन्हीं कारणों से, और ये सब जो कैंसर है इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है जी। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैडम, मैं रोहित सिरसा से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है? रोहित जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरे नाना के गले में कैंसर है जी, और कई अस्पतालों में दिखा लिया, फिर भी इसका इलाज नहीं मिल रहा है जी। जी, गले में कैंसर के लिए पूछ रहे हैं वो, इलाज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो इलाज हैं, जैसा कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, जो भी जिस तरीके का, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो इलाज है वैसे देखा जाए तो 3 मुख्य तौर पे हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी। जी। अब ये सारा इलाज कि क्या पहले दिया जाएगा, क्या कब दिया जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर स्टेज पे है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि हम फर्स्ट स्टेज पे, अगर हमें समझ में नहीं आता, जैसे एक पेशेंट है उसको फर्स्ट स्टेज पे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैंसर, जैसा कि हमने नॉर्मल लक्षण तो बताए, लेकिन अगर हम घर पर रहकर स्क्रीनिंग करना चाहें तो किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा सकती है और कैसे पता चल जाएगा कि हमको अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? जैसे कि मैंने बताया कि जो आपको जो बाहर से दिखाई देगा, जैसे जो गले के अंदर है वो आपको बाहर से तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन शुरुआत का जो रहता है तो वहीं तक सीमित होता है। जैसे कि हम बात करें ओरल कैविटी का कैंसर है, तो वो वहीं तक अगर सीमित है इनिशियली, कि जैसे जीभ पे कोई छाला हुआ, उसके अलावा वो कहीं आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके चांसेस हैं वो कि स्टेज 1 का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जैसे जैसे स्टेज बढ़ती हैं तो कैंसर जो फैलता है मुख्य तौर पर 2 तरीकों से फैलता है। एक तो कहते हैं हम लिम्फ नोड्स वगैरह जो होते हैं, जो अपनी ये लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं उनके थ्रू, या फिर ब्लड के थ्रू फैलता है। तो इनिशियली जैसे लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं, तो हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं पूरे
इस पे गले पे होती हैं, तो जैसे अगर कोई गठान है एकदम आपको ऐसी हार्ड गठान अगर आपको महसूस हो रही है, तो एक संभावना है कि आपको है ना जाके जो भी आपका नज़दीकी परामर्श केंद्र है वहाँ पे जाके आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि किन लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है, क्या महिलाओं में, पुरुषों में या फिर बुजुर्गों में, क्या कुछ उम्र का भी प्रभाव पड़ता है? देखिए उम्र का ऐसा है जैसे कि जो मुख्य कारण जैसे कि बताए धूम्रपान, शराब सेवन और तम्बाकू, तो ये जनरली आपको 30 साल की उम्र के बाद में दिखाई देते हैं। और आपका यूँ है अगर माना भी जाए कि 20 साल, तो ज़्यादातर कैंसर को डेवलप होने में टाइम लगता है जी। तो आपका 30 के बाद में ही, और जैसे जैसे आपका जितने ज़्यादा सालों का आपका एक्सपोजर होगा उन चीज़ों से, संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। बिल्कुल। और अगर हम जीवन शैली की बात करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा हम देख रहे हैं आजकल हमारी सबकी जीवन शैली है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। खान पान की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, हमारी डेली जो सिटिंग हैबिट्स है उनकी बात करें, हमारे बाहर का खाना, फास्ट फूड, बहुत कुछ शॉर्ट टर्म में हम खा लेते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, समय की कमी होती है, इसका कितना बड़ा रोल है इस कैंसर में? देखिए इस कैंसर में तो अगर बात की जाए तो सीधा सीधा बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं है इस तरीके की, और बाकी रिसर्च वगैरह भी चल रही हैं जो, लेकिन और भी कई सारे ऐसे कैंसर हैं जिनमें इनका सीधा सीधा, जैसे बात की जाए अगर थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जाके, कि जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर जो जिन महिलाओं में मोटापा ज़्यादा होता है तो उनमें संभावना ज़्यादा होती है जी। तो इस तरीके की है चीज़। बिल्कुल। अगर ये भी बात करें कि कैंसर, जैसे आपने बताया, लक्षण बताया आपने, कारण भी हमने बात करी, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो किस तरीके की जांच की जाती है? देखिए अगर पहले से जो अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, अब जो पहले है स्टेज के ऊपर जैसे बताया कि शुरुआत की अगर स्टेज होती है तो शुरुआत की स्टेज में हम या तो रेडियोथेरेपी देते हैं या फिर हम सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी से पॉसिबल होता है, नहीं तो फिर रेडियोथेरेपी वगैरह देते हैं। अगर स्टेज बढ़ी हुई है और आपको लग रहा है कि बीमारी इतनी है कि जो सर्जरी या उसके थ्रू शुरुआत में नहीं, तो हो सकता है कि आप पहले कीमोथेरेपी दें, उसके बाद में सर्जरी करें। लेकिन अगर एडवांस स्टेज पे कैंसर पहुंच चुका है तो फिर केवल पेलिशन कहते हैं कि फिर कोशिश की जाती है कि जो मरीज है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा किया जाए और जितनी ज़्यादा उसकी सर्वाइवलिटी को बढ़ा लिया जाए। तो उस केस में हम जनरली कीमोथेरेपी देते हैं। और अब जो अभी के टाइम में इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है उसमें अभी टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये इस तरीके की आ रही है जो ट्रायल फेज में, और इनके रिजल्ट्स वगैरह हैं, इन पर रिसर्च लगातार चल रही है। बिल्कुल। तो मतलब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस जो अभी प्रगति पर है, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, जो परंपरागत साधन थे और जो अभी मॉडर्न जो साधन है, बहुत तरक्की उन्होंने कर ली है, तो उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से संभव हो रहा है? हाँ, देखिए जैसे पहले बात की जाए तो अगर किसी को कैंसर हो गया तो ये माना जाता था कि भाई ये बचेगा नहीं, जबकि आज ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि आपका पब्लिक भी थोड़ी सी जागरूक हुई है, जनता भी जागरूक हुई है, तो शुरुआत की स्टेज में भी, और जैसे कि कई सारे ऐसी वो टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे कि हम जल्दी मालूम कर सकते हैं कि कैंसर है नहीं है और कहाँ फैला हुआ है, तो आप टाइमली उनका इलाज कर सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है और लोग भी इसके प्रति जागरूक होते हैं। ऐसा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि अगर रूरल एरियाज़ की बात करें और अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, रूरल एरियाज़ में जो हेड एंड नेक कैंसर है उनके क्या कुछ चांसेस ज़्यादा रहते हैं और क्या कुछ सिम्टम्स, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद में तंबाकू का सेवन किया जाता है, तो क्या कुछ हालात, स्थिति वहाँ पर रहती है? नहीं, बिल्कुल है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं तो रूरल पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ तंबाकू का सेवन ज़्यादा होता है, तो आपका जैसे तंबाकू का अगर देखा जाए तो जो ओरल कैविटी है, हेड एंड नेक में भी बात की जाए तो ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा रोल है। तो जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनमें हेड एंड ओरल कैविटी के कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब जैसे बात की जाए ओरोफेरिंग्स का कैंसर, तो तंबाकू से ज़्यादा उसमें धूम्रपान का ज़्यादा है। हाँ, तो उसका अगर देखा जाए तो जो अपना शहरी परिवेश है, और हालांकि ग्रामीण परिवेश में भी बीड़ी वगैरह पीते ही हैं, तो वहाँ भी है कि लगभग बराबर सही रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और एक जो क्या कुछ होता है ना, जागरूकता से ज़्यादा लोगों में भ्रांतियाँ जो होती है वो बहुत फैली हुई होती है, और हर विषय के साथ एक भ्रांति जुड़ी हुई होती है। एक भ्रांति इससे भी जुड़ी हुई है, जो कैंसर है पूरी तरीके से लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज जो है पूरी तरह से संभव नहीं हो जाता, और ऐसे में ये सिर गर्दन के कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? क्या आपको लगता है एक भ्रांति है, क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है एक बार होने के बाद?
बिल्कुल है, भ्रांति ही है। अगर जैसे बार बार उस चीज़ को बोला जा रहा है कि अगर आप शुरुआत में अगर जागरूक रहें, तो अगर आपके कोई भी इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपने समय से आपके जो भी नज़दीकी परामर्श केंद्र हो, जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में किसी कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास में ही जाएं, आप किसी को भी दिखाएं। अगर वो टाइमली मालूम चल जाता है तो आपका टाइमली इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल कई लोग हैं जिनका कि बिल्कुल हम डेली की ओपीडी में देखते हैं, कई लोग हैं जो कि सही होते हैं। हालांकि ऐसा है कि कई लोग एक बार सही होने के बाद में दोबारा उन्हीं की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो फिर वो वापस में भी प्रिकॉशंस रखने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, उनका हम सवाल लेते हैं। हमारे साथ अजीत जी हैं हरियाणा से। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए अजीत जी। अपना सवाल कीजिए। अजीत जी, एक अनुरोध है आपसे, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। कैंसर हुआ था गले में जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं आ रही आवाज? जी, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, फिर सवाल कीजिए। अच्छा जी जी ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? वैल्यू कम हुआ? जी, सवाल कीजिए अपना। सवाल ऐसा है, मेरे 2008 में गले में कैंसर हुआ था। नहीं आ रही आवाज? आ रही है अजीत जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। 2009 में मेरा इलाज कंप्लीट होगा। 32 तो रेडियोथेरेपी हुई थी, वो 5 ट्यूमर चढ़े थे। अच्छा, उसके बाद ठीक रहा। अब ऐसा है 1 साल से चिकना वो हो जाता है, गले में ऐसा कफ सा बनता है, चिकना, और वो होठ भी चिपक जाते हैं, इतना गाढ़ा बनता है जी। तो इसका कुछ इलाज बताइए। जहाँ तक मैं आवाज़ पूरी नहीं सुन पाया, पर जितना सुन पाया उनका ये था कि मतलब पहले था परेशानी वगैरह, इलाज हुआ, उसके बाद में उनको खरांस वगैरह और इस तरीके की कोई समस्या वगैरह है गले में। तो देखिए, इसका कैंसर के इलाज का एक बहुत ही अहम पार्ट है कि जो भी आपका इलाज चल रहा है और इनिशियल स्टेज में मालूम भी चल गया, उसका उपचार भी हो गया, उसके बाद में जो फॉलोअप होता है, फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है कि जिस भी तरीके से बताया जाए, जो भी आप जिन डॉक्टर्स का इलाज ले रहे हो, कि आपको बोला जाए कि 3 से 6 महीने के बीच में अगर कोई जांच करानी है तो वो आपको करानी है, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपका वो रिपीटेशन हो जाए, आपके दोबारा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको कुछ इसी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर किसी और तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बीच में भी दिखाई दे रहे हैं, मान लो आपको बोला गया है कि आपको 6 महीने में फॉलोअप करना है, अगर आपको कहीं बीच में भी दिखाई दे रहे हैं तो आप दोबारा जाके उनसे मिलिए। तो कई सारी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन जैसे फॉलोअप में भी अपन कराते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है। जैसे हेड एंड नेक की बात की जाए तो हम CCT कराते हैं, CCT हेड एंड नेक कराते हैं, तो अगर दोबारा कहीं कुछ ऐसी इस तरीके की कोई कैंसर की संभावना दिखाई दे रही है तो वो उससे मालूम चल जाएगी, तो फिर टाइमली इलाज उसका फिर दोबारा पॉसिबल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि कैंसर होने के बाद और इलाज करवाने के बाद किस तरीके से सावधानियाँ बरती जाए, क्या कुछ खान पान होना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जीवन शैली के बारे में आजकल काफ़ी बातें हो चुकी हैं और जनता को भी मालूम है कि मतलब किस तरीके का अपनाना चाहिए। अब जैसे बात हुई कि जो इनके मुख्य कारण हैं कि धूम्रपान से दूर रहें, तंबाकू जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे दूर रहें, और आपका जो बाकी खान पान है, केवल हेड एंड नेक कैंसर की बात नहीं है, आपके ओवरऑल कैंसर और आपके ओवरऑल जो हेल्थ की स्वास्थ्य की बात है कि जो बाहर का इस तरीके का खाना वगैरह तला भुना इस तरीके के खानों को अवॉइड किया, जितना कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया किस तरीके से सावधानियां बरती जानी चाहिए, तो ऐसे में एक ज़रूरी सवाल ये हो जाता है कि जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे आसपास वाले जो लोग हैं, उनका कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी भूमिका होती है एक कैंसर रोग पेशेंट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आपका एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, जैसे कि कैंसर है, अगर किसी भी मरीज़ को अगर शुरुआत में बताया जाए कि उसके कैंसर है तो मानसिक तौर पे ही काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर फैमिली ढंग से सपोर्ट करे, अगर आपने, तो मानसिक स्वास्थ्य जितना कि आपका जनरल स्वास्थ्य आपका मायने रखता है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है। तो आपका, क्योंकि कैंसर का जो इलाज चलता है काफ़ी, और उसके बाद में जो फॉलोअप होता है काफ़ी लंबी प्रोसेस है। बिल्कुल, तो लंबी प्रोसेस है, तो जितना ज़्यादा सपोर्ट फैमिली की तरफ से होता है तो उतना ज़्यादा एक तो संभावना होती है कि आप पूरा इलाज ले पाए, मरीज पूरा इलाज ले पाए, और उसके क्योर होने की भी संभावना, उपचार की भी संभावना उतनी जल्दी हो जाती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो
आवाज़ आ रही है आपको? हाँ मैडम। जी, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हो, अपना सवाल कीजिए। नरेंद्र। जी, सवाल क्या है सर आपका? हाँ मैडम, नरेंद्र बोल रहा हूँ। जी, हाँ आवाज आ रही है। सवाल बताइए अपना। सवाल ब्रेस्ट कैंसर क्यों फैलता है मैडम, जी, और इसका कारण क्या है? ब्रेस्ट कैंसर परिवार में किसी के है तो जानना चाह रहे हैं क्या कुछ कारण है और किस तरीके से उपचार अगर शुरुआती स्टेज में किया जाए। देखिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में है, अगर परिवार में है तो ब्रेस्ट कैंसर में जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि अगर परिवार में किसी को हो रखा है कि उनकी मदर हो या फिर जो भी है मदर की साइड में कोई भी हो, मौसी हो, तो एक संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो आपका जो सरकार ने भी काफ़ी सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिनमें कि आपका टाइमली आपको, जैसे मेमोग्राम, अगर मेमोग्राम सुना, एक तरीके का एक्सरे होता है। अच्छा। बाकी उसके अलावा जो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है कि जो भी महिला है सेल्फ एग्जाम की किसी तरीके की कोई गठान तो नहीं है, अगर किसी तरीके की गठान वगैरह महसूस हो रही है तो वो टाइमली दिखाएं, उसको इग्नोर ना करें। बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि उसके इलाज का, तो इलाज में वही है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, और अगेन वही कि स्टेज के ऊपर सारी चीज़ें। उसके साथ में एक हार्मोनल थेरेपी और होती है ब्रेस्ट कैंसर में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी बायोप्सी होती है, जो आपकी गठान निकाली जाती है, कि उसकी क्या रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से वो आगे का ट्रीटमेंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर की, हमारे विषय की तरफ हम चलते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट अगर जब दिया जाता है तो क्या कुछ ऐसा होता है कि सबका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है व्यक्तियों का जो रोगी होते हैं, या फिर कुछ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करता है इसको? देखिए, उसमें यह है कि अगर ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट देखा जाए तो वो तो कॉमन ट्रीटमेंट है। अच्छा। उसके अलावा जो दिया जाता है, जैसे टारगेटेड थेरेपी हो गई। अच्छा। तो कुछ तरीके के जो अपने शरीर में म्यूटेशंस होते हैं, तो जो कैंसर है, कैंसर में कई सारे म्यूटेशन हैं, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं कि म्यूटेशन इस तरीके की आगे जांचें होती हैं उसी की, कि उसमें म्यूटेशंस हैं या नहीं हैं। उसके हिसाब से भी अपन आगे की वो दवाइयाँ वगैरह डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और दवाइयों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सर्जरी के अलावा दवाइयों का कितना बड़ा रोल होता है इस कैंसर में? देखिए, सर्जरी जो है या तो इनिशियल स्टेज में कारगर है कि जहाँ आपकी बीमारी है वहाँ से वो निकाल दिया गया, या फिर ये है कि आपको अगर वैसे परेशानी आ रही है कि जैसे आपका इस तरीके का है कि भाई डिसफिगरमेंट वगैरह कहीं कुछ ऐसा हो गया है कि आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, वहाँ से इस तरीके का या तो रेडियोथेरेपी या सर्जरी के थ्रू इलाज किया जाए। बाकी जितना ज़्यादा लेटर स्टेज होती है उसमें कीमोथेरेपी का रोल बढ़ जाता है। जी। और अगर हम हेड जो कैंसर है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने गले की और मुंह के कैंसर की बात करी, और हेड कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपने उसके लक्षण भी बताए, क्या कुछ सिम्टम सेम होते हैं, क्या कुछ कारण से वो होता है, लेकिन अगर बचाव की तरफ जाते हैं तो हेड कैंसर में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें खान पान का क्या कुछ रोल हो सकता है? देखिए, जो हेड कैंसर है, सिर कैंसर है, जैसे अगर उसको अगर ब्रेन की जो ब्रेन कैंसर है, जो अपन ब्रेन का सुनने में आता है, वो जनरली बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। अच्छा। तो छोटे बच्चों में होता है तो वो म्यूटेशंस वगैरह की वजह से मेनली मिलता है। म्यूटेशंस हैं, और क्योंकि छोटा बच्चा है उसका इतना ज़्यादा तो एक्सपोजर होता है नहीं कि कोई भी इस तरीके की आदतें वगैरह हों, तो उसमें किस तरीके का वो ट्यूमर है, उसमें भी ट्यूमर के कई तरीके के प्रकार हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना साइज है, बच्चे की उम्र क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि आप सर्जरी करेंगे, रेडियोथेरेपी देंगे, उसके बाद में उनके साथ में अगर कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है। कुछ कैंसर्स हैं जिनमें कीमोथेरेपी देनी होती है, कुछ में नहीं देनी होती है, ऐसे ही किसी में रेडियोथेरेपी देनी है, नहीं देनी है। ओके डॉक्टर रोहित, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनका हम सवाल लेना चाहेंगे। हेलो हेलो। कुछ दिन पहले, करीब 5-10 दिन पहले, वो आईसीयू में भर्ती नहीं था, हाथ का बीमार था। जी जी, अपना सवाल कीजिए पूरा। जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। जी, मैं मैडम सुन पा रहे हैं? जी, मैं पुरुषोत्तम पांडे बोल रहा हूँ, कलकत्ता से। तो मेरा पापा का अभी 5 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती था, आईसीयू में जी। तो गला में उसको खाना कम जा रहा है और पानी भी ले रहा है तो कम जा रहा है। मैं कहाँ ट्रीटमेंट कराऊँ या कुछ आप लोगों से सुनना चाहता हूँ दीदी का कार्यक्रम से। उनको गले में दिक्कत है, गले से खाना नहीं जा रहा है, पानी भी नहीं जा रहा है। देखिए, अगर इन्होंने किसी तरीके का इलाज लिया हुआ हो तो वो अलग बात है। अगर इन्होंने किसी तरीके का इलाज नहीं है
तो जल्दी से जल्दी जितना जा सके तो आपका जो नज़दीकी चिकित्सा परामर्श केंद्र है वहाँ पे जाके दिखाना चाहिए। क्यों एक संभावना होती है कि आपका इस तरीके की, क्योंकि आपकी जो आहार नली होगी, अगर आहार नली में किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ हो गई, जो कैंसर एक तरीके से ग्रोथ है, अगर वहाँ कोई ग्रोथ है तो वो आपके खाने को अंदर नहीं जाने देगी, वहाँ कहीं रुकावट वगैरह है, तो अगर आप टाइमली दिखाओगे तो टाइमली इलाज मिल पाएगा। जी बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर रोहित जो उन्होंने सवाल पूछा है, अगर हम ये जानना चाहें कि घर बैठे, जैसे कई बार क्या होता है कि नहीं जाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं जाना होता है, तो अगर घर बैठे हम जानना चाहें कि हमारे लक्षण इस तरीके से हैं, तो शुरुआती स्टेज में या शुरुआती लक्षणों में क्या कुछ उनको बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, ये भी जानना हमारे दर्शकों को बेहद ज़रूरी है। देखिए अब जैसे कहा कि कैंसर किस तरीके का है, जैसे आपका ओरल कैविटी का कैंसर हो गया, तो अगर आपके कहीं कोई ग्रोथ है कि आपके लिप्स पे है, वहाँ है, वो तो आपको दिखाई दे जाएगा, आपको महसूस भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर कहीं कोई अंदर कोई छोटी मोटी ग्रोथ है तो उसका तो आपको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जैसे कहा कि वो जब फैलता है तो आपकी जो लिम्फ ग्रंथियाँ हैं जो आपके गर्दन के आसपास हैं, कहीं इस तरीके की गठान वगैरह महसूस हो रही हैं, तो आपको टाइमली दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर, और जैसे कई लोग क्या हैं कि देसी इलाज चालू कर देते हैं, तो देसी इलाज चालू करने में आपका जो शुरुआत की स्टेज में, जैसे ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं हमारे पास में, वो ज़्यादातर लेट स्टेज में आ पाते हैं। शहरी परिवेश में थोड़ा टाइम से ध्यान दे लेते हैं तो वो टाइमली आ जाते हैं, तो वो इधर उधर क्वैक जितने भी वो हैं देसी इलाज लेते रहते हैं, तो इतने टाइम में कैंसर ग्रोथ करता रहता है, वो और जगहों पे फैल जाता है, तो उसका इलाज उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है अगर आप घर बैठे इलाज करते हैं और समय रहते अपने नज़दीकी परामर्श केंद्र से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो बेटर है कि लक्षण पहचानते ही सबसे पहले अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे एक बार संपर्क ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ सावधानियाँ हैं जो बरतनी चाहिए इस टाइम पर, अगर हमें सर, गले का या मुँह का कैंसर हमें होता है, तो क्या कुछ सावधानियां होनी चाहिए और क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी तम्बाकू हैं और तम्बाकू हुआ, धूम्रपान हुआ, इनसे दूर रहिए और हेल्दी डाइट लीजिए। जी, संक्षेप में यही कहूँगा, बस ये दो ही चीज़ें। बिल्कुल दर्शकों, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला है कि तंबाकू से दूर रहिए, खान पान भी अच्छा रखिए और एक प्रॉपर जो है अपनी डाइट प्लान फॉलो कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, और जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है शराब का सेवन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उससे भी दूर रहिए, अपनी सेहत का आप ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप जुड़े और ढेर सारी हमारे जो दर्शकों को जानकारी आपने दी हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, अगर आपको हमारा आज का विषय अच्छा लगा हो और आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लगातार हमें देखते रहिए। यूट्यूब पर भी हमारा एक रिपीट होता है ये एपिसोड, उस पर भी हमें देख सकते हैं, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।